जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। चलिए, सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को एक बार आप लोग वीडियो शेयर करिएगा। आप लोगों को दिख रहा है कि आप लोगों की वैकेंसी आने वाली है, तो पूरी ईमानदारी और लगन के साथ लग जाइएगा, पूरी मेहनत करिएगा, क्योंकि इस बार या तो आर या फिर पार। अगर जिनकी एज पास में है, क्योंकि अगर ये वैकेंसी गई तो आप जितने लोग हैं दोबारा पुलिस की वैकेंसी ही नहीं देख पाओगे, कांस्टेबल की ओवर एज हो जाओगे आप लोग। तो इसलिए पूरी ईमानदारी और पूरी ज़बरदस्त तरीके से मेहनत पे करते रहिएगा, तो आप लोग जो है वो अवश्य सफल हो जाएंगे। चलिए, एक बार आप सभी लोग वीडियो को शेयर करिएगा, फिर हम लोग क्लास जो है उसको शुरू करते हैं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल होगा क्या कभी या ना सोचो, क्या पता कल खुद वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। चलिए शुरू करें। अगर आप लोग तैयार हैं तो क्लास को शुरू किया जाए। पहला प्रश्न है हमारा कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, बताइएगा। 1 जुलाई, 11 जुलाई, 26 जुलाई या 28 जुलाई, बताइएगा कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। जल्दी से बताइएगा। विश्व जनसंख्या दिवस की थीम 2023 की क्या थी, तब तक मैं ये लिखे दे रहा हूँ, आप लोग बताइएगा। विश्व जनसंख्या दिवस 2023 की थीम क्या थी? लैंगिक समानता, लैंगिक समानता की शक्ति में, लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना, लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना, या किसकी थी? तो विश्व जनसंख्या दिवस 2023 की थीम थी। अच्छा, विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत कब से होती है? तो पहली बार ये कब मनाया गया था? 1989 में मनाया गया था। और यह किसके द्वारा मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा इसको मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, विश्व जनसंख्या दिवस जो है बेटा वो कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 11 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को भारत में डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। कहाँ पर? भारत में। किसकी याद में? बिधान चंद्र राय की याद में, जो कि पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है। 26 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? तो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। क्या मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। और 28 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 28 जुलाई को हम लोग विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाते हैं। कौन सा? विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, इसके साथ में मैंने उस दिन आप लोगों को 2 प्रश्न और बताए थे जुलाई से ही। ठीक है, तो बताइएगा 2 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं हम लोग, और 2 जुलाई के बाद में एक और पूछा था कि 3 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी को ये याद होंगे और आप लोग ज़रा कमेंट बॉक्स में उनका आंसर ज़रूर करेंगे। बताइएगा कौन कौन से दिवस थे 2 जुलाई और 3 जुलाई को। मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। तो 2 जुलाई को कौन सा दिवस था? विश्व खेल पत्रकार दिवस था, जो कि मैंने बताया था पहली बार कब मनाया गया था, 1994 में। और 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस था, जो कि 2008 से शुरू किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। पहले प्रश्न का बी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा कि हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेलीमानस कहाँ लॉन्च किया गया? झारखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर या सिक्किम? बताइएगा कि हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट, जिसका नाम क्या है? टेलीमानस, वो कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा बेटा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अब जल्दी से आप लोग जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर हैं, मतलब उपराज्यपाल हैं, वो कौन है? जल्दी से बताइएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन हैं? अच्छा, जम्मू कश्मीर में एक पर्व मनाया जाता है जिसका नाम क्या है? हैरात पर्व है। यहीं पर एक अहरबल महोत्सव मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अहरबल महोत्सव मनाया जाता है। यहीं पर एक दूध पथरी महोत्सव मनाया जाता है।
दूधपत्री महोत्सव, यहीं पर पुष्कर महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, पुष्कर उत्सव, पुष्कर मेला पूछे तो कहाँ जाएंगे आप लोग, राजस्थान में, लेकिन पुष्कर महोत्सव पूछे तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अच्छा इस यहीं पर जम्मू कश्मीर में ही ट्यूलिप गार्डन, ठीक है, बताइएगा उपराज्यपाल कौन है, तो मनोज सिन्हा है। कौन है, मनोज सिन्हा है, याद रखिएगा आप लोग। तो दूसरे प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगर यहीं पर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से बताइएगा, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। सारे इंपॉर्टेंट हैं तो आप लोग नोट करते भी चलिएगा, ठीक है, वरना पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। तो कब मनाया जाता है, 10 अक्टूबर को। ठीक है, याद रखिएगा, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है हमारा कि निम्न में से भारत का ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है, कांडला, तूतीकोरिन, विशाखापत्तनम या चेन्नई, बताइएगा। तो निम्न में से भारत का ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है, तो सही आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कांडला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांडला। अच्छा, कांडला बंदरगाह का अन्य नाम क्या है, अभी ये पूछा गया था आपके वीडियो एग्जाम में, जो वीडियो री एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि कांडला बंदरगाह का नाम क्या है। ठीक है, तो बताइएगा। अच्छा, इसी को हम लोग मुफ्त व्यापार पोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, मुफ्त व्यापार बंदरगाह किसको कहते हैं, तो कांडला। और ये है कहाँ पर, तो ये गुजरात में है। ठीक है, इसका नाम बताइएगा क्या रख दिया गया। जो तूतीकोरिन है ये कहाँ पर है बेटा, तमिलनाडु में है। विशाखापत्तनम बंदरगाह कहाँ पर है, तो विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है वो आप लोगों का कहाँ पर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में है। और ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। अगर आपसे क्या कहा जाए, सबसे गहरा बंदरगाह, तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, विशाखापत्तनम। चेन्नई ये भी कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। और भारत का कृत्रिम आर्टिफिशियल बंदरगाह है। ठीक है, कृत्रिम बंदरगाह है। इसके साथ में मैंने आपसे पूछा कि कांडला बंदरगाह का इस समय नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो पंडित दीनदयाल, क्या कर दिया गया है, पंडित दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां हैं, मतलब मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां हैं, 29, 18, 32 या 40, बताइएगा। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां हैं, जल्दी से बताइएगा। 29 हैं, 18 हैं, 32 हैं या 40 हैं, बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, जल्दी से। और देखिएगा, अभी तक अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो भैया लाइक कर दीजिएगा, एक बार शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर कोई नया है चैनल पे तो भैया पैसा कोई जा नहीं रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां हैं, तो 29 हैं। कितनी है, 29। ठीक है, उसमें कौन कौन सी हैं, तो एक है क्रेनियम। ठीक है, क्रेनियम क्या होता है, तो हमारा जो मस्तिष्क होता है, ठीक है, मस्तिष्क में जो हड्डियों का जाल है, मतलब जो मस्तिष्क की रक्षा करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं। और इसमें जो है वो 8 हड्डियाँ होती हैं। कितनी, 8 हड्डियाँ होती हैं। जो हमारा चेहरा होता है, ठीक है, चेहरे पर कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो चेहरे पर 14 हड्डियाँ होती हैं। कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो कान में, एक कान में 3 होती है तो दोनों कानों में कितनी हो जाएंगी, 6 हड्डियाँ हो जाएंगी। और एक हमारी कौन सी होती है, तो हाइड बोन होती है। गिन लीजिएगा, 29 हो गई होंगी। ठीक है, हमारे कान में ही सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है जिसका नाम क्या है, सबसे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है जिसका नाम क्या है, बताइएगा। तो उसका नाम है स्टेपिस। क्या नाम है, स्टेपिस है, जो कि कैसी है, सबसे छोटी हड्डी है। कान में जो 3 हड्डियां पाई जाती हैं, एक का नाम होता है स्टेपिस,
एक का नाम होता है मेलियस और एक का नाम क्या होता है इंकस, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, तो सही आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। 29 होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मस्तिष्क की रक्षा कौन करता है, तो क्रेनियम करता है, ठीक है। जो क्रेनियम हड्डियों का एक पूरा जाल होता है, वो पूरी हमारे मस्तिष्क जो होता है ना, उसकी रक्षा करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 5वां प्रश्न है हमारा कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। न्यायिक पुनरीक्षण मतलब जुडिशियल रिव्यू, क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू, या इसी को कह दिया जाए न्यायिक समीक्षा। क्या कह दिया जाए, न्यायिक समीक्षा की संकल्पना जो है वह किस देश से ली गई है। तो सही आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। न्यायिक समीक्षा क्या होती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपना कोई आदेश दिया और उसको लग रहा है कि यह आदेश या मतलब यह जो उसने सुनवाई की है, अगर उसने कुछ उसमें ये लग रहा है कि ये संविधान पर अतिक्रमण है या किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो क्या करेगा, अपने उस सुनवाई को मतलब उस जो उसने जजमेंट दिया है उसको वो चेंज भी कर सकता है कि जिससे कि किसी के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, ठीक है। तो ये हमने कहाँ से ली है, तो ये हमने अमेरिका के संविधान से ली है। कहाँ से, अमेरिका के संविधान से, ठीक है। और अमेरिका से हमने और क्या क्या लिया है, तो उपराष्ट्रपति का पद लिया है। क्या लिया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया है। जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगती है वो कहाँ से आती है, तो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए, यहीं पर बताइएगा, आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है, बताइएगा आयरलैंड से क्या क्या लिया है। तो हमने राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी लिए हैं, और हमने क्या लिया है यहीं से, तो जल्दी से बताइएगा। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है, जल्दी से बताइएगा। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची ली है। क्या ली है, समवर्ती सूची ली है। प्रस्तावना की भाषा ली है। संसद की संयुक्त बैठक ली है। और संयुक्त बैठक किस में है, किस अनुच्छेद में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 108 में है। कनाडा से हमने क्या क्या लिया है, तो कनाडा से जल्दी से बताइएगा। तो एक तो हमने ली है संघात्मक व्यवस्था ली है। क्या लिया है, संघात्मक व्यवस्था ली है। और हमने क्या लिया है कनाडा से, तो राज्यपाल की नियुक्ति। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। ये हमने कहाँ से लिया है, तो ये सारे चीज़ें जो हमने हैं कनाडा से ली हैं। और कनाडा से ही हमने अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं केंद्र के पास हैं, ये भी हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, छठा प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश में एनसीआर के कुल कितने ज़िले शामिल हैं, 7, 8, 9 या 10। तो देखिएगा एनसीआर क्या होता है, तो नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है। तो हमारी नेशनल कैपिटल क्या है, दिल्ली। तो दिल्ली के क्षेत्र में जो भी ज़िले वगैरह पड़ते हैं, चाहे वो दिल्ली से सटे हुए कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, तो इनके सबके कुछ कुछ ज़िले लगते हैं। तो नेशनल कैपिटल रीजन जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, मतलब इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 1985 में। कब हुआ था, 1985 में गठन हुआ था। और इसमें कुल कितने ज़िले शामिल हैं, तो कुल 24 ज़िले शामिल हैं। कितने, 24 ज़िले शामिल हैं। और उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले शामिल हैं, तो देख लीजिएगा। एक तो है मेरठ, कौन, मेरठ। दूसरे नंबर पे कौन है, गाजियाबाद। तीसरे नंबर पे कौन है, बुलंदशहर। कौन सा है, बुलंदशहर है। चौथे नंबर पे कौन सा है, बागपत है।
5वें पर कौन सा है? हापुड़ है। ठीक है। 6ठे पे कौन सा है? मुजफ्फरनगर है। 7वां कौन सा है? तो शामली है। और 8वां कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है। कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कितने ज़िले शामिल हैं? 8 शामिल हैं। लेकिन टोटल कितने हैं? 24 ज़िले हैं, जिनमें से उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले एनसीआर मतलब नेशनल कैपिटल रीजन में शामिल हैं। अब यही प्रश्न देखकर पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश में एनसीआर में कौन सा ज़िला शामिल नहीं है, तो यही ऑप्शन होंगे। 8 में से कोई एक नहीं होगा, उसको आपको टिक करना होगा। ठीक है, याद रखिएगा कितने हैं? 8 ज़िले हैं। ठीक है, चलिए 7वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी पहाड़ी महावीर स्वामी से जुड़ी हुई है? माउंट आबू पहाड़ी, पारसनाथ पहाड़ी, विपुलाचल पहाड़ी, या कहीं कहीं पर विपुलाचल पहाड़ी भी लिखा होता है, और चंद्रगिरी पहाड़ी। बताइएगा तो कौन सी पहाड़ी जो है महावीर स्वामी से जुड़ी हुई है? महावीर स्वामी कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। तो इनसे कौन सी जो है पहाड़ी जुड़ी है? बताइएगा। देखिएगा, माउंट आबू पहाड़ी जो है वो किससे जुड़ी हुई है? तो ऋषभदेव से जुड़ी है। किससे? ऋषभदेव, या इन्हीं को क्या कहते थे? आदिनाथ कहते थे। और ये कौन थे? तो ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर। प्रथम तीर्थकर। और माउंट आबू पहाड़ी पर क्या है? तो जल्दी से बताइएगा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। क्या है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। और ये कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। जो पारसनाथ पहाड़ी है ये किससे संबंधित है? तो ये पार्श्वनाथ से संबंधित है। किससे? जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ जी, उनसे संबंधित कौन सी है? पारसनाथ पहाड़ी है। ठीक है। और ये कहाँ पर है? झारखंड में है। और जो आपकी विपुलाचल या बितुलाचल पहाड़ी है ये किससे संबंधित है? महावीर स्वामी से संबंधित है। और यहाँ पर क्या है? तो महावीर स्वामी ने सर्वप्रथम उपदेश दिया था। महावीर स्वामी ने सर्वप्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, सर्वप्रथम क्या दिया था? उपदेश दिया था। तो यह सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो आपकी चंद्रगिरी पहाड़ी है ये किससे संबंधित है? तो चंद्रगिरी पहाड़ी जो थी यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना पद्धति से प्राण त्यागे थे। ठीक है, तो ये किससे संबंधित थी? चंद्रगिरी की पहाड़ी तो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित थी। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। ठीक है, सी ऑप्शन आप लोगों का बच्चा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है हमारा कि गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना किसने नेपोलियन के पेरिस मार्च से की? सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, खान अब्दुल गफ्फार खान, या सरोजनी नायडू? बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। और ये भी बताइएगा कि दांडी मार्च कब शुरू हुआ था। ठीक है, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों को बताना है। तो देखिएगा, जो गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से की थी वो किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस ने ही गांधी जी को क्या कहकर संबोधित किया था? तो राष्ट्रपिता कहा था। क्या कहा था? राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे इन्होंने गांधी जी को महात्मा कहा था। क्या कहा था? गांधी जी को क्या कहा? महात्मा कहा। ठीक है, किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता था? तो उत्तर पश्चिमी प्रांत के लोग इनको क्या कहते थे? सीमांत गांधी कहते थे। क्या कहते थे? सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी इनको कहा जाता था। और खान अब्दुल गफ्फार खान ने क्या बनाया था? खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार एक संगठन बनाया था जो कि किसका था? लाल कुर्ती दल। इसको और किस नाम से जानते थे? तो लाल कुर्ती दल के नाम से भी जानते थे। सरोजनी नायडू जो थी ये जब दांडी मार्च हुआ था तो उस समय धरसना मील में, ठीक है, सरोजनी नायडू और गांधी जी के बेटे थे
शायद मणिलाल नाम था उनका, ये दोनों लोग वहाँ पर गए थे। ठीक है, तो वहाँ पर दर्शना मिल में अंग्रेजों के द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठियाँ चलाई गई थी। ठीक है, जिसका वर्णन किसने किया था? एक अंग्रेज पत्रकार था बेब मिलर ने। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, वैसे सरोजनी नायडू ने क्या किया है, आप लोग ऐसे याद रखिएगा, 1925 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष रही हैं। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष रही हैं। और ये कहाँ हुआ था? ये कहाँ हुआ था, जल्दी से बताइएगा। ये कानपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कानपुर में हुआ था। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना किसने नेपोलियन के पेरिस मार्च से की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नवा प्रश्न है हमारा कि मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ब्लू माउंटेन चोटी, सारामती चोटी, नोकरेक चोटी या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, जो ब्लू माउंटेन चोटी है ये सबसे ऊंची किस की चोटी है? तो याद रखिएगा मिजोरम की। किसकी सबसे ऊंची चोटी है? मिजोरम की। सारामती चोटी जो है यह नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ की है? नागालैंड की। और मेघालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो नोकरेक चोटी है, या इसी को हम लोग शिलांग चोटी के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा आप लोग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न है हमारा कि कौन सा पठार भारत के खनिज हृदय के रूप में भी जाना जाता है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार या आंध्र प्रदेश का पठार? बताइएगा कि कौन सा पठार जो है वो भारत के खनिज हृदय के रूप में जाना जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, जो मालवा का पठार हो है इसमें जो होता है सर्वाधिक अपरदन होता है। क्या होता है? सर्वाधिक अपरदन से प्रभावित। अगर अपरदन से प्रभावित सबसे ज़्यादा पठार कौन सा है तो वो मालवा का पठार है। और भारत का खनिज हृदय किसको कहा जाता है? तो छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। और छोटा नागपुर के पठार से एक नदी निकलती है जिसका क्या नाम है? दामोदर नदी। कौन सी है? दामोदर नदी, जिसको क्या कहा जाता है? कोयला नदी भी कहा जाता है। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है? और बताइए दामोदर नदी के बारे में। बंगाल का शोक भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। बुंदेलखंड का पठार जो है तो ये सबसे ज़्यादा सूखा प्रभावित है। क्या है? सबसे ज़्यादा सूखा प्रभावित है। और इस बुंदेलखंड के पठार में उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है जिसका नाम है ललितपुर। क्या नाम है? ललितपुर। ठीक है, अच्छा एक फैक्ट बताइएगा, ललितपुर किससे 3 तरफ से घिरा हुआ है, ये आप लोगों को बताना है। तो जो ललितपुर है यहाँ पर क्या किसकी मात्रा अधिक है? तो यूरेनियम। उत्तर प्रदेश में ललितपुर से क्या पाया जाता है? यूरेनियम पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो 10वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा हमारे रैपिड फायर क्वेश्चन 1 लाइनर वाले। ठीक है, तो एक बार वीडियो को शेयर करिएगा। ये 10 प्रश्न कैसे लगे आप लोगों को ये भी बताइएगा। क्लास में अगर मज़ा आ रहा है तो शेयर करिएगा, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी करिएगा। ठीक है, इतने कम समय में इतने ज़्यादा क्वेश्चन कराना, यही क्लास अगर कोई और करा रहा होता तो पता लगा इसी 1 घंटे मतलब 20-30-35 मिनट की क्लास में वो 10 क्वेश्चन करा पाता है। ठीक है, और मैं आप लोगों के कम से कम अगर आप खुद से कॉपी पे लिखेंगे ना ये सारी चीज़ें तो कम से कम 55 से 60 प्रश्न आप लोगों के तैयार हो जाएंगे। चलिए पहला प्रश्न है हमारा कि यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है? और दूसरा प्रश्न है विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया किस देश को कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा दोनों प्रश्नों का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा, यूरोप के खेल का मैदान जो है वो किसको कहा जाता है? स्विट्ज़रलैंड को। किसको कहा जाता है? स्विट्ज़रलैंड को कहा जाता है। और स्विट्ज़रलैंड की राजधानी क्या है? जल्दी से बताइएगा इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी बेटा क्या है? बर्न है। क्या है? बर्न है। अच्छा, स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है जिसका क्या नाम है? जिनेवा। क्या है? जिनेवा। अब जिनेवा में कई सारे मुख्यालय हैं, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का है, WHO का है, WMO का है। ठीक है, तो ये सारे मुख्यालय कहाँ पर हैं? जिनेवा। तो कई बार लोग
गलत कर देते हैं, स्विट्ज़रलैंड की राजधानी जिनेवा भी लगा देते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया किस देश को कहा जाता है? तो रोटी की डलिया या अन्न का भंडार जो है वो किसको कहा जाता है? यूक्रेन को कहा जाता है। किसको? यूक्रेन को कहा जाता है। और यूक्रेन की राजधानी क्या है, जल्दी से बताइएगा। तो यूक्रेन की राजधानी क्या है बेटा? कीव है। क्या है? कीव है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो जेलेंस्की हैं, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ें अगले प्रश्न पर। आगे है हमारा कि बाब अल मंदेब, ठीक है, ये मानदेब लिखा है, चाहे मानदेब लिखा हो, कि बाब अल मानदेब जल संधि किसे जोड़ती है, ठीक है। और जो बाब अल मानदेब जल संधि है इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो आंसुओं का द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? आंसुओं का द्वार कहते हैं। और यह किसको किसको जोड़ती है? तो यह लाल सागर को, ठीक है, किसको? यह लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। अदन की खाड़ी से जोड़ती है। अच्छा, किन दो देशों को अलग करती है ये आप लोग बताएंगे, ठीक है। अगर लाल सागर को अदन की खाड़ी ना मिले तो हिंद महासागर से जोड़ती है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। बाकी अगला प्रश्न बताइएगा, किन दो देशों को अलग करती है वो आप लोगों को बताना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 45 से 60 वर्ष की उम्र के निम्न आय वर्ग वाले अविवाहित व्यक्तियों के लिए प्रति माह पेंशन देने की घोषणा की है? बताइएगा कि 45 से 60 वर्ष की जिनकी उम्र है, निम्न आय वर्ग है उनकी शायद 1 लाख रुपए के करीब, और अविवाहित व्यक्तियों के लिए मतलब उनकी शादी नहीं हुई है, तो प्रति माह पेंशन देने की घोषणा किसने की है? बताइएगा, किसने की है? हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री खुद क्या हैं? अविवाहित हैं, जिनका नाम क्या है? मनोहर लाल खट्टर है, ठीक है। कितने रुपए? 2750 रुपये प्रति माह। कितने? 2750 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है, ठीक है, याद रखिएगा। अभी हरियाणा में और क्या है? हथनी कुंड बैराज है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में छठा शहरी 20 महापौर शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? और हाल ही में भारत के साथ चुनावी सहयोग के लिए किस देश ने समझौता ज्ञापन किया? बताइएगा, ठीक है। छठे नंबर का शहरी अर्बन जो है मेयर शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? जल्दी से बताइएगा। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अहमदाबाद हो जाएगा। अब प्रश्न पूछ लिया जाए, अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? क्योंकि यहीं पर अभी क्या बनाया गया है? अटल ब्रिज। क्या बनाया गया है? अटल ब्रिज बनाया गया है। और ये कहाँ पर है? साबरमती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? साबरमती नदी के किनारे है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में भारत के साथ चुनावी सहयोग के लिए किस देश ने समझौता ज्ञापन किया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? पनामा देश ने। किसने? पनामा ने, ठीक है। कौन सा देश है? पनामा। इसकी राजधानी क्या है? तो पनामा सिटी है। राजधानी क्या है? पनामा सिटी है, ठीक है। ये मध्य अमेरिका में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, इस यहाँ पर एक पनामा नहर है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस शहर में बंदरों के लिए समर्पित वन बनाए जाएंगे? मतलब बंदरों के लिए जो है वो जंगल वगैरह वन जो है उनको बनाया जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख है? और अगला प्रश्न है कंप्यूटर का, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती? बताइएगा। तो हाल ही में किस शहर में बंदरों के लिए समर्पित वन बनाए जाएंगे? तो हमारे लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख है? तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 39 का। किस में है? अनुच्छेद 39 का में है। और अनुच्छेद 39 किस में दिया गया है? तो यह राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। क्या हैं? राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। और ये हमने कहाँ से लिए हैं?
आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। कहाँ पर हैं? संविधान के भाग 4 में है। और कहाँ से कहाँ तक? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? मशीन लैंग्वेज को। किसको? मशीन जो लैंग्वेज होती है, मशीनी भाषा जो होती है, उसको किसी भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? चतुर्भुजी विष्णु सिक्के किसने चलाए? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? और देश के किस एकमात्र राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। सारे प्रश्नों के सही आंसर क्या हो जाएंगे? जिसका जिसका प्रश्न आप लोगों को आंसर पता हो उसका आंसर आप लोग करते जाइएगा। तो देखिएगा, स्थानीय सुशासन का जनक किसको कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसको? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अच्छा, लॉर्ड रिपन को ने ही क्या किया था? नियमित जनगणना, नियमित हर दशकीय जनगणना जो थी वो कौन लेकर आया था? लॉर्ड रिपन ही लेके आया था। कब से? 1881 में। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए स्थानीय सुशासन मतलब पंचायती राज, इसका वर्णन किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 40 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि चतुर्भुजी सिक्के किसने चलाए? चतुर्भुजी विष्णु सिक्के किसने चलाए थे? तो हुविस्क ने। किसने चलाए थे? हुविस्क ने चलाए थे। फिर अगला प्रश्न है हमारा कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बताइएगा। तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो है वो बेंगलोर में स्थित है। कहाँ है बेटा? बेंगलोर में स्थित है। और अगला प्रश्न है कि देश के किस एकमात्र राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? बताइएगा, सही आंसर क्या होना चाहिए? किसकी एकमात्र राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की। किसकी है? नागालैंड की है। नागालैंड की राजधानी क्या है? जल्दी से बताइएगा। नागालैंड की राजधानी क्या है? तो कोहिमा है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? बताइएगा। तो नेफ्यू रियो हैं। और राज्यपाल कौन है ये भी बताइएगा। तो शायद ला गणेशन है। ठीक है। और नागालैंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अभी बताए हैं थोड़ी देर पहले, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागालैंड की सर्वोच्च चोटी। फिर देखिए, मैंने कुछ प्रश्न जो थे वो होमवर्क के पूछे थे, तो कुछ लोगों ने आंसर दिए हैं, तो देख लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर जिले में होती है। बिल्कुल सही बात है। और सबसे कम कहाँ होती है? अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे कम कहाँ होती है, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? मथुरा में। फिर अगला प्रश्न था कि भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है? तो भारतीय मौसम वेधशाला नई दिल्ली में नहीं स्थित है, पुणे में स्थित है। तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। फिर मैंने पूछा था कि यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो यंग बंगाल आंदोलन जो था वो किसके द्वारा? तो हेनरी लुई विवियन डिरीजुओ के द्वारा शुरू किया गया था। बिल्कुल सही था। और ये कब चलाया गया था? 1828 में। फिर मैंने पूछा था कि 1872 में भारत के किस वायसराय की हत्या, मतलब वायसराय मेयो की हत्या कहाँ की गई थी? तो शेर अली के द्वारा अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में की गई थी। सही है। फिर मैंने पूछा था उत्तर प्रदेश में ब्रेल प्रेस, ठीक है, कहाँ स्थित है? तो लखनऊ के अंदर स्थापित की गई है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी निशा के भी आंसर सही हैं, लेकिन वही है कि मौसम वेधशाला वाला आपका भी गलत है, उसको पुणे कर लीजिएगा। बाकी सही हैं। और विक्रम के 5 के 5 प्रश्न जो थे वो बिल्कुल सही हैं। ठीक है, चलिए बाकी भैया सब लोग आंसर किया करिए, क्योंकि ये जो 5 प्रश्न या 4 प्रश्न आप लोगों से पूछते हैं, तो मेरा पूछने का यही औचित्य है कि आप लोग जब सर्च करेंगे तो खुद से जो चीज़ें सर्च करते हैं वो जल्दी से याद हो जाती हैं। ठीक है, चलिए अब देखिएगा आज के कुछ हमारे होमवर्क के प्रश्न हैं। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पीडीएफ तो आप लोगों को इसकी मिल जाएगी, सिलेक्शन मेंटर जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर। बाकी लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से भी चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है कि जॉन पीरे हैरिसन द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक कल्पना चावला के जीवन पर आधारित है? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आंसर करिएगा बाद में। कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? मौदहाबाद परियोजना किस नदी पर स्थित है और कहाँ पर स्थित है, किस जिले में स्थित है, ये भी बता दीजिएगा। अगहन मेला कहाँ आयोजित होता है, मतलब उत्तर प्रदेश में अगहन मेला कहाँ आयोजित होता है। 4 प्रश्न हैं और चारों प्रश्न जो हैं आप लोगों के लिए होमवर्क हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी आप लोग बताइएगा आप लोगों को क्लास वगैरह कैसी लग रही है। ठीक है, और देखिएगा अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में 9 बजे। आप लोग तैयार रहिएगा कल। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।